हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक मिनट देना है, बस सेटल हो जाए। ओके। चलो, कल कहाँ तक हो गया था हमारा? ट्रू कॉलर एड्स तक हो गया सर। कॉलर ऐड बता दिया था। और वो भी बता दिया कर, क्या नाम है, ईमेल मार्केटिंग। ठीक है। पहले ये बताओ, वेबसाइट का कुछ सोचा हाँ जी। या अभी भी ब्लैंक हो? नहीं, सोच लिया, क्लोथिंग ब्रांड का बनाऊंगा। क्लोथिंग ब्रांड? तो कहाँ से लेके आओगे? मतलब। मतलब ऑनलाइन सेल करोगे? हाँ जी। तो कहाँ से लेके आओगे, वही तो पूछ रहा हूँ। है कुछ ऐसा, या पहले से कोई कर रहा है, फ्रेंड कर रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं। फिर वेबसाइट बनाओगे तो उस पर प्रोडक्ट की इमेज वगैरह भी डालनी पड़ेगी, है वो ना? तो वो तो ऐप रूप से कर देंगे, किसके नाम है, एडिटिंग वगैरह। तो उससे फ़ायदा क्या होगा तुमको? हाँ, ये भी है। ऐसे वो मत करो, अभी तुम्हारे पास है, तुम ये लेके चलो कि सैटरडे संडे तक है तुम्हारे पास टाइम। ओके सर। ठीक है? हाँ जी। तो सैटरडे संडे तक टाइम है, तुम सोचो अपना आराम से। अच्छा। ठीक है? क्योंकि जो है, वेबसाइट एक ही बार हम बनाते हैं, है ना? तो हम्म, डोमेन और होस्टिंग चाहिए उसके लिए, फिर वेस्ट ऑफ मनी ना हो। तो कुछ ऐसा सोचो कि जो काम हो, मतलब लॉन्ग टर्म में जिसको कर सको। ये कपड़ों का ठीक है, बट हम्म, वही है कि देखो, ऑनलाइन के अंदर मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा ना, कभी भी प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर जाते हो हम्म, तो हमेशा ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करो जिनका रिटर्न रेट कम हो। कपड़ों का ओके। रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। मतलब तुम 10 पीस बेचोगे, उसमें से 5 या 6 बार वो रिटर्न होंगे ही होंगे। हम्म, अब वो जो रिटर्न का जो खर्चा होता है ना, वो तुम्हें अपनी जेब से देना पड़ता हम्म, है भाई। शिपिंग चार्जेस तो होता है ना, सारा का सारा कपड़ों के काम में। बंदा कहाँ मात खाता है, शिपिंग चार्जेस भी तो खाता है। हाँ जी। अब एक प्रोडक्ट तुम किसी अपने क्लाइंट को भेज रहे हो तो 100 रुपये उसका चार्ज लग रहा होगा शिपिंग का। अब उस बिल्कुल। बंदे ने अब बोला कि भैया मेरे को ये एक्सचेंज करना है, तो एक्सचेंज मतलब कि सपोज़ करो कि उसने 32 साइज़ मंगा लिया, उसको नहीं आ रहा, वो बोला 34 चाहिए, हम्म, है ना? अब 34 चाहिए तो 34 का फिर तुम बंदे को लेके भेजोगे और वहाँ से उसको रिटर्न लोगे, हाँ जी। राइट? तो उस कंडीशन में वो शिपिंग चार्जेस आपको तो देने पड़ेंगे ना, क्लाइंट तो नहीं देगा, हाँ जी। है ना? आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो ऑनलाइन, उसको वापस करते हो तो क्या अपनी जेब से पैसा देते हो? नहीं। नहीं देते ना। तो ये चीज़ होती है, इसीलिए मतलब कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओ, सेल करना है। देखो ऑनलाइन सब बिकता है आज के टाइम पे, बट बात वही है
कि प्रोडक्ट ऐसे बेचो, प्रोडक्ट ऐसे सेलेक्ट करो जो जो रिटर्नेबल ना हो, जिनका बहुत कम चांसेस हो कि वो रिटर्न हो। ओके सर। मतलब कि रिटर्न रेट एटलीस्ट बहुत रेयर हो, बहुत कम। ठीक है। और उसमें भी अगर करोगे तो मेल्स में करना, अगर क्लोथिंग में जाओगे तो फीमेल में मत जाना, फीमेल में तो लॉस ही खाओगे। ठीक है, क्योंकि फीमेल में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, नहीं होता भाई लड़कियों को बिल्कुल। इतनी इजीली वो लोग नहीं वो करते, रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा होता है फीमेल्स के साथ। समझ रहे हो? देखता हूँ फिर सर, कुछ और सोचता हूँ। हाँ तुम सोचो अपना आराम से, ऐसा कोई जल्दीबाजी नहीं है, सोच को कि वो करो। बाकी मैंने तुम्हें बता ही दिया है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आएगी तो लास्ट में डिजिटल मार्केटिंग तो सीख रहे हो ना, तो कल को इसी से रिलेटेड कुछ बना लेना, है ना। मार्केटिंग एजेंसी, फ्रीलांसर, सपोज कर तुम फ्रीलांसिंग का भी काम करते हो आगे चल के, तो अब किसी के लिए बोलोगे कि भाई मैं आपकी वेबसाइट बनाऊंगा, तो पहले अपनी तो दिखाओगे, बिल्कुल, है ना, ये रही मेरी वेबसाइट। तो वो लास्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो इसीलिए ईजी रहो, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखो और कुछ अगर आपको ऐसा दिखता है, ओके सर, है ना, जैसे कोई फ्रेंड वगैरह है, उसका कोई बिजनेस वगैरह है, तो एज एन प्रैक्टिस के पर्पस के लिए उसके लिए तुम बना सकते हो, ऐसे कर लो। ओके सर। ठीक है, ठीक है, तो इसको फिर और थोड़ा सा डीप में जाओ और थोड़ा सा कोशिश करो सोचने की। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कल तक मैंने क्या बता दिया था तुम्हें? ईमेल मार्केटिंग तक का। ईमेल मार्केटिंग, ओटीटी बता दिया था, हाँ जी। ट्रू कॉलर, हाँ जी, प्राइवेट नेटवर्क ऐड, वो बता दिया था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद जो है वो रहेगा तुम्हारा ब्लॉगिंग। ठीक है, ब्लॉगिंग किसे कहते हैं? जो मतलब हम जो डेली वर्क पे जो काम करते हैं उसको अपडेट करना कि ये हमने आज आज करा है ना, जैसे। वो तो व्लॉगिंग हो गया। देखो वी वी व्लॉगिंग, व्लॉगिंग वो तुम उसको देख के बोल रहे हो ना जो यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स वगैरह डालते हैं, ठीक है ना, वो नहीं, वो तो व्लॉगिंग हो गया, वीडियो के फॉर्म में होते हैं। मैं ब्लॉगिंग की बात कर रहा हूँ। इसका नहीं है। देखो ब्लॉगिंग जो होता है वो बेसिकली कंटेंट की फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, कंटेंट जो है वो किस में लिखा जाएगा? टेक्स्ट पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, जो है ब्लॉगिंग के अंदर हम लोग देखो अलग अलग टाइप से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग भी अलग अलग टाइप की होती है, पर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड रिव्यू। ठीक है, ये तीन टाइप। तो पर्सनल क्या हुई? पर्सनल जो ब्लॉगिंग है, पर्सनल का मतलब होता है कि आपके पर्सनल थॉट्स। ठीक है, पर्सनल थॉट के अंदर देखो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। जैसे सपोज करो कि मुझे गाने लिखने का शौक है, मुझे पोएम लिखने का शौक है, मुझे स्टोरीज़ लिखने का शौक है, मतलब कि पर्सनल थॉट, मतलब मुझे पर्सनल थॉट्स आते हैं तो उसके फॉर्म में मैं कुछ भी लिखता हूँ। या तो हो सकता है मैं कोई गाना लिखता हूँ, पोएम लिखता हूँ, स्टोरी लिखता हूँ, है ना। तो ये होते हैं आपके पर्सनल थॉट। तो देखते नहीं हो कि आप ऐसे पर्सनल थॉट लोग जो हैं अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे लिखते हैं। जैसे कि गूगल पे जाओगे, आपको सपोज करो किसी चीज़ से रिलेटेड स्टोरी सुन, मतलब कि वो करनी है, स्टोरी रीड करने का मन कर रहा है, तो गूगल पे जाओ, लोगों की वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे वो अपने पर्सनल थॉट्स लिखते हैं।
ठीक है, कोई शायरी चाहिए तो जाओ वेबसाइटों पे, लोग शायरियाँ तक लिखते हैं, क्योंकि लोग एक्चुअल में गूगल पे वो सारी चीज़ें सर्च करते हैं, राइट। तो पर्सनल ब्लॉगिंग का मतलब ये है कि अगर आपको इनमें से कोई सा भी शौक है, जैसे गाने लिखने का, स्टोरी लिखने का, पोएम लिखने का, तो उस कंडीशन में आप पर्सनल ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो। इसको पर्सनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरे पर्सनल थॉट है और मैं उसके अकॉर्डिंगली लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंफॉर्मेशनल, ठीक है। इंफॉर्मेशनल का मतलब क्या है कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक की क्या है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन आप क्या कर रहे हो, ब्लॉग्स के फॉर्म में पास ऑन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो मुझे डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, तो मैंने एक वेबसाइट बनाई और वेबसाइट पे क्या करा, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में वहाँ पे लिख रहा हूँ, एसईओ करने का क्या फ़ायदा है, सोशल मीडिया का क्या फ़ायदा है, पीपीसी से क्या फ़ायदा हो सकता है, मतलब कि मुझे इन चीज़ों की क्या है, इन्फॉर्मेशन है, क्यों हमें अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग टॉपिक्स के अंदर क्या कर सकता हूँ, ब्लॉग लिख सकता हूँ। मतलब कि ब्लॉग वेबसाइट, मतलब आपको एक पर्टिकुलर निश पकड़नी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट पे आप खिचड़ी पका रहे हो, मतलब कि हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डाल रहे हो, नहीं। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग मुझे नॉलेज है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन दूंगा। सपोज करो आपको स्पोर्ट्स की नॉलेज है, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की, तो आप स्पोर्ट्स के बारे में वहाँ पे डालो। सपोज करो कि आप एक डॉक्टर हो, आपको मेडिसिन की नॉलेज है, तो आप मेडिसिन से रिलेटेड ब्लॉग डालो, कौन सी मेडिसिन किस काम आती है, सर में दर्द हो रहा है तो कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, ठीक है। पूरे ब्लॉग के साथ आप उसको लिखो, एक्सप्लेनेशन के साथ लिखो, राइट। तो बेसिकली क्या है कि आपको यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशनल के अंदर किसी टॉपिक को आपको यहाँ पे पिक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ब्लॉग वेबसाइट तो बहुत चलती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ यहाँ पे गूगल के अंदर, मैंने यहाँ पे एक मतलब कुछ क्वेरी करी, मैं एक यूज़र हूँ और मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हाउ डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स टू ग्रो स्मॉल बिजनेसेस। मैंने किया, ठीक है। तो ये करने के बाद यहाँ पे तो अपना एडवर्टीजमेंट वगैरह आ गई। अब यहाँ देखो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये कोई होगा इंस्टीट्यूट, इसने यहाँ पे एक ब्लॉग डाला हुआ है, देखो इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाला वाई डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे देखो इसने क्या कर रखा है, ब्लॉग लिख रखा है, लिखा है ना। ये पूरा का पूरा क्या है, क्या है, पूरा का पूरा ब्लॉग है, ब्लॉग, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि इसको इन्फॉर्मेशन थी इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये ब्लॉग डला हुआ। तो इसी तरीके से आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हो, आप इजीली अपनी एक इंफॉर्मेशनल ब्लॉग वेबसाइट इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ वैसे थॉट्स आते हैं, कुछ पर्सनली आप लिखना चाहते हो तो पर्सनल ब्लॉग वेबसाइट बनाओ। फिर आता है आपका यहाँ पर रिव्यू, ठीक है। रिव्यू का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपने क्या करा कि आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो गया या फिर सर्विसेज, इनका यहाँ पे आप रिव्यू डालते हो, रिव्यू देते हो, मतलब पहले उसको यूज़ करते हो फिर आप डालते हो, ठीक है। जैसे वो देखा टेक्निकल गुरुजी है ना, यूट्यूब पे उनका चैनल है, तो वो क्या करते हैं, वो रिव्यू कंटेंट पे काम करते हैं, है ना। जैसे ही आईफोन का नया वो लॉन्च हो जाता है, वो तुरंत क्या करते हैं, उसके फीचर्स बताना शुरू कर देते हैं, रिव्यू देना शुरू कर देते हैं कि भाई आईफोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वो कंपैरिजन करने लग जाते हैं पिछले आईफोन से और नए आईफोन में कोई डिफरेंस है कि नहीं। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो रिव्यू दे रहे हैं, यस सर, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं,
रिव्यू वेबसाइट। तो अगर आप चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, रिव्यू वेबसाइट भी बना सकते हो। रिव्यू के अंदर आप हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि सपोज करो कि कोई नया कई लोग क्या होते हैं कि अपनी वेबसाइट पे जैसी कोई भी किसी भी कंपनी का कोई भी नया मोबाइल लॉन्च होता है वो फटाफट से उसको डाल देते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं कि भैया इस मोबाइल के अंदर इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इतने जीबी की रैम है, इस कलर में ये प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च होने वाला है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ डाल देते हैं, है ना। क्योंकि भाई आज के टाइम पे इंसान इतना ज़्यादा गूगल यूज़ करता है, वो हर चीज़ के लिए गूगल यूज़ करता है ना। फ़ोन लेना होगा तो उसके लिए भी डाल देगा विच इज़ द बेस्ट फ़ोन सुटेबल फ़ोन इन 2024, लिस्ट मी द लेटेस्ट लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स विच इज़ लॉन्च इन 2024। इस तरीके से वो डाल के मतलब कि क्या करता है, हर पर्सन जो है गूगल पे रिसर्च करता है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विसेज को बाय करने से पहले, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिव्यू वेबसाइट, ठीक है। तो अगर आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, ब्लॉग लिखते समय किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे ब्लॉग पोस्ट किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें तो हम पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, तो आप भी क्या कर सकते हो, मतलब ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, उसके बाद जो है ये तो हो गया हमारा ब्लॉगिंग। एक सेकंड, तो ये हो गया ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम ब्लॉग्स लिखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ORM, ठीक है। ORM ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ठीक है। अब ORM के अंदर क्या होता है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। दैट मीन्स कि हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होता है, हम लोगों को ऑनलाइन रेपुटेशन को मैनेज करना होता है। अब किसकी रेपुटेशन की यहाँ बात हो रही है, वेबसाइट की, वेबसाइट की रेपुटेशन, ये बिजनेस की, किस बिजनेस की, मतलब हमको यहाँ पे देखो फुल फॉर्म से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन रेपुटेशन को मैनेज करना है, पर किसकी रेपुटेशन को मैनेज करना है, यहाँ पे किसकी रेपुटेशन को हम मैनेज करने की बात कर रहे हैं, जिस मतलब जिस बिजनेस की वेबसाइट को हम प्रमोट करेंगे उस चीज को, जिस बिजनेस की वेबसाइट को हम प्रमोट करेंगे। देखो यहाँ पे बात हो रही है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज या ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। यानी कि हम किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विसेज या फिर इंसानों की भी बात यहाँ पे हो रही है, उनके लिए हम ORM करते हैं, ठीक है। देखो ORM एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, मतलब क्योंकि देखो आज के टाइम पे हर चीज़ ऑनलाइन सेल हो रही है, मार्केटिंग ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। तो आपकी बेइज्जती या फिर आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें भी ऑनलाइन ही चलेंगी, ठीक है।
ऑनलाइन ही होता है ना सब कुछ। अगर आपका ब्रांड ऑनलाइन जो है बहुत फेमस है तो आपको उसकी रेपुटेशन भी ऑनलाइन ही मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल। जिस हिसाब से आपकी रेपुटेशन है उसी हिसाब से आपको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की, सर्विसेज की या फिर ह्यूमन बीइंग की। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट के बारे में ऑनलाइन लोग बहुत कुछ गलत लिख रहे हैं, तो क्या कोई आपका प्रोडक्ट बाय करेगा? नहीं। आप कुछ सर्विसेज देते हैं और किसी ने ऑनलाइन डाल दिया कि भाई आप बहुत घटिया सर्विसेज देते हैं, तो क्या आपकी कोई सर्विसेज लेगा? नहीं। नहीं लेगा। आप बहुत फेमस पर्सनैलिटी हो, ठीक है, और आपके बारे में कोई नेगेटिव चीज़ गूगल के ऊपर लिख देगा, तो आपकी रेपुटेशन डाउन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। होगी ना। तो बेसिकली ORM क्या है? ORM के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को क्या करते हैं, मैनेज करके रखते हैं। क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन का बादशाह बनना है या फिर ऑनलाइन में आपको कुछ सेल करना है अच्छे लेवल पे, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी रेपुटेशन को मैनेज करके रखना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल आप सपोज करो फर्स्ट टाइम आप मनाली गए, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आप मनाली गए, तो जैसे ही आप ये ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप पहले मनाली जाओगे और फिर वहाँ पे जाके होटल करोगे। नहीं। नहीं। आप यहीं से ढूंढना शुरू करोगे, हम्म। है ना, कि भाई बेस्ट होटल इन मनाली, ठीक है। अब हुआ क्या, आपने देखा एक होटल बहुत बढ़िया था, ठीक है। आपने गूगल पे गए, वहाँ पे देखा, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह देखी, आपको बहुत सही लगी, ठीक है। आपने देखा कि भाई बढ़िया कमरे हैं, आगे से बढ़िया व्यू है और खाना भी देखने में अच्छा लग रहा है इन लोगों का, फ़ोटोज़ वोटोज़ तो डली हुई हैं, तो ये बढ़िया है। तो आपने क्या करा, आपने डिसाइड किया चलो भाई यहाँ पे मैं स्टे करूँगा, मनाली पे जाके होटल बुक करता हूँ। फिर आपने सोचा कि चलो एक बार रिव्यू भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है, होटल तो बढ़िया है, रिव्यू भी एक बार पढ़ के कंफर्म कर लेता हूँ। और जैसे आप रिव्यू सेक्शन पे गए, वहाँ पे किसी ने लिख दिया कि जो है बेड्स होते हैं वो क्लीन नहीं होते, चद्दरें क्लीन नहीं होती, वॉशरूम क्लीन नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद जहाँ पे आप 100% श्योर थे कि भाई यहीं पे मैं स्टे करूँगा, क्या अब आप वहाँ पे स्टे करना पसंद करोगे? नहीं। क्यों? रिव्यू खराब है उसकी। उसके रिव्यू खराब है, क्योंकि फ़ोटो में तो वो हर कोई इंसान अपना फ़ोटो में तो गूगल पे अच्छा ही डालेगा ना, बिल्कुल। बट एक रिव्यू ने आपका दिमाग घुमा दिया। और एक्चुअली में ऐसा होता है, जब हम ऑनलाइन भी प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हैं ना, कोई फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे, हमें अच्छा लग जाता है और फिर हम सोचते थोड़ा रिव्यू पढ़ लें, जैसे ही वहाँ पे एक भी रिव्यू देख लेते हैं ना, एक भी रिव्यू नेगेटिव, हमारा माइंड वहीं घूम जाता है, राइट। तो वो क्या है, वो बेसिकली वो जो होटल है उसने अपनी उस पर ORM नहीं करवाया, ठीक है, जिसकी वजह से गूगल पे रिव्यू पढ़ने के बाद उसका बिजनेस जो है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। इसीलिए ORM करना बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। देखो सिंपल सा है फंडा, डायलॉग भी आपने सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। अब जो गलत दिखता है तो वो नहीं बिकता है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। तो इसीलिए हमेशा हमको जो है ORM करना चाहिए, और ORM भी किस किस का, प्रोडक्ट का, सर्विसेज का, ह्यूमन बीइंग का, सबका होता है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, एक मिनट देना, हाँ।
सॉरी। ओके, कहाँ तक पहुँच गए थे? ORM के अंदर, ठीक है। तो क्लियर है ORM, ठीक है। तो इसके अंदर ORM के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है अपने प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विसेज का ORM करते हैं, कैसे हम पता लगाते हैं कि हमारे बारे में गूगल पे, सोशल मीडिया पे कुछ नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जैसे पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारे बारे में नेगेटिव लिखा हुआ है, तो फिर उसके बाद हम जो है उन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम ORM के अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को क्या किया जा सकता है? मैनेज किया जा सकता है। तो मैनेज किस तरीके से करते हैं वो चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो वो हो गया हमारा ORM, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आते हैं ई-कॉमर्स के अंदर, ठीक है। ई-कॉमर्स मार्केटिंग, अब ई-कॉमर्स मार्केटिंग के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं वो देखते हैं। ई-कॉमर्स मार्केटिंग के अंदर जो है सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो है आपका पता है क्या है एफिलिएट मार्केटिंग? नाम तो सुना सर इसका। नाम सुना है? एफिलिएट मार्केटिंग करिए कभी, हर इंसान ने कभी ना कभी ये की है अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग बताओ कुछ जानकारी इसके बारे में? नहीं है? नाम सुना है वैसे, मतलब डिफाइन करना नहीं आ रहा इसका। नाम सुना हुआ है, ठीक है। देखो ये है एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं। मतलब कि हम किसी तीसरे पर्सन का प्रोडक्ट सेल करते हैं और बदले में हम लोग क्या लेते हैं, कमीशन लेते हैं, ठीक है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी इसका एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सपोज करो मेरा यहाँ पे क्लोथिंग स्टोर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने साहिल को बोला कि भाई मेरे जो हैं क्लोथ सेल करवाओ, मतलब कि किसी भी तरीके से। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हो, माउथ टू वर्ड की कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे तुमने क्या करा, अपने दोस्तों को तुमने बोला कि यार ये एक स्टोर है जहाँ से मैं ना कपड़े वपड़े लेता हूँ, तो यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं, फिटिंग भी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, ब्रांड भी अच्छा है, सस्ते भी मिलते हैं। तुमने ऐसे करके उड़ा के क्या करा कि तुम अपने 4 दोस्तों को मेरे पास लेके आ गए मेरे स्टोर के अंदर, ठीक है। तो अब वो डिपेंड करता है जो सेलर होता है, यानी कि मैं या फिर जो भी सेलर एफिलिएट प्रोग्राम रन कर रहा है, कि वो कितना % जो है वो
कमीशन देना चाहता है। सपोज़ करो कि मैं बोलता हूँ कि भाई मैं तुम्हें हर उस पर 10% कमीशन दूंगा, ठीक है। तो सपोज़ करो कि कोई बंदा अगर 2000 के कपड़े लेके गया तो 2000 का 10% होता है 200 रुपये। तो मैंने क्या करा, 2000 रुपये के कपड़े बेचे तो उसमें से 200 रुपये तुम्हें क्या दे दिया, कमीशन दे दिया, ठीक है। मतलब कि तुम यहाँ पे अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, ठीक है, तुम किसका प्रोडक्ट बेच रहे हो, तुम मेरा प्रोडक्ट बेच रहे हो। अब मैं तुम्हें कमीशन क्यों दे रहा हूँ, देखो सिंपल सी बात है। अब तुम बोलोगे कि सर आप कमीशन हमें दे दोगे तो हमें आपको क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर होता क्या है कि अब सपोज करो मेरे पास स्टोर है, तो कल को भाई मेरे को स्टोर को ग्रो करना है, सामान बेचना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मार्केटिंग करवाऊँगा। भाई मेरा स्टोर है, उस पर प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, तो उसको बेचने के लिए मुझे मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, भाई मेरे को मार्केटिंग करानी है, मार्केटिंग में पैसा तो खर्च होगा, ठीक है। तो अब वही चीज़, वही मार्केटिंग मैंने तुमसे करवा दी। भाई तुम जब अपने दोस्तों को मेरे स्टोर पे लेके आए तो कुछ ना कुछ बता के तो लेके आए होगे, तो तुम इनडायरेक्टली कर क्या रहे हो, मार्केटिंग, मेरे लिए मार्केटिंग ही तो कर रहे हो, और फ्री की मार्केटिंग कर रहे हो, है ना। तो अब मैं यहाँ पे मार्केटिंग के ऊपर पैसा लगाऊंगा, इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम्स रन करूँगा, लोगों को बोलूँगा कि भैया मेरे प्रोडक्ट को सेल करो, बदले में कमीशन लो। अब प्रोडक्ट बेचो और कमीशन लो, मतलब जब तक वो प्रोडक्ट बेचेंगे तब तक कमीशन बनेगा नहीं। तो यहाँ पे मुझे क्या है, मेरे को मार्केटिंग का पैसा बच रहा है मेरा, वो मार्केटिंग का पैसा बचा के अगर मैं आपको एज एन कमीशन दे दूंगा तो आप यहाँ पे अर्निंग, आपकी भी अर्निंग होगी, आपकी अर्निंग होगी तो फिर आप ज़्यादा एफर्ट मारोगे, है ना। जब पैसा आने लगेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि आप और ज़्यादा एफर्ट मारोगे पैसा कमाने के लिए, ओके। दैट्स हाउ एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग चलती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो एफिलिएट मार्केटिंग के कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, तो जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है। पर आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप तभी जो है एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो जब वो पर्टिकुलर ब्रांड, वो जो पर्टिकुलर सेलर है वो एफिलिएट प्रोग्राम रन कर रहा है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि भाई सामने वाला बंदा एफिलिएट प्रोग्राम रन करना चाहिए। जैसे अमेज़ॉन है तो अमेज़ॉन के अंदर क्या होता है कि आप जाओ वहाँ पे अपना एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करो एंड फिर उसके बाद अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू करो, आपकी कमीशन आ जाती है, ठीक है। अब आप ऐसे ही किसी ऐसे ब्रांड के पास जाओगे जो एफिलिएट प्रोग्राम रन ही नहीं करता, तो वहाँ आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, क्योंकि हर बंदा आज के टाइम पे एफिलिएट प्रोग्राम रन नहीं करता है, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग भी वहीं पॉसिबल है जहाँ पे वो पर्टिकुलर कंपनी एफिलिएट प्रोग्राम रन कर रही है, ठीक है। नाउ अब इसके बाद क्या होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो है वो बेसिकली आपने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और इन सब प्लेटफॉर्म को देखा, तो इन सभी प्लेटफॉर्म को हम यूज़ करके क्या करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर ई कॉमर्स मार्केटिंग के अंदर एक और प्लेटफॉर्म है, सुना है इसके बारे में, जी क्लिक बैंक के बारे में। ये वही है क्या, जो मतलब उस वेबसाइट पे जितना क्लिक करेंगे उतनी मतलब पैसे उतनी आएंगे।
कभी देखी है क्लिक बैंक की वेबसाइट? नहीं। क्लिक बैंक जो है ये भी आपका अफिलिएट मार्केटिंग से ही रिलेटेड है। इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन है वो तो इंडिया में है, लेकिन क्लिक बैंक क्या है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अफिलिएट मार्केटिंग का, ठीक है। इसमें क्या है कि सारे के सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इनकम आती है वो डॉलर में आती है, ठीक है। तो यस। ये भी एक तरीके का क्या है, अफिलिएट मार्केटिंग का मार्केट। ही एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो बेसिकली क्लिक बैंक जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड है और ये एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आएगा। जैसे इंडिया में हम लोग अमेज़ोन के अंदर सीखेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे होती है, उसी तरीके से क्लिक बैंक के अंदर हम सीखेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे होती है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। क्लियर है? यस। अब ई कॉमर्स के अंदर ही एक चीज़ और आती है विच इज़ सुना इसके बारे में? सुना था नाम। क्या होता है? कहाँ पे सुना है? यूट्यूब वगैरह पे सुना। क्या होता है ड्रॉप शिपिंग? प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। ये तो तुमने ड्रॉप शिपिंग का मीनिंग बता दिया। वो तो ठीक है, प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी, जहाँ पे ई कॉमर्स है वहाँ पे उसका मतलब यही है कि प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह भेजना। बट व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? नहीं पता। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग का देखो सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग थर्ड पार्टी सेलिंग ही करने वाले हैं। अब तुम बोलोगे तो फिर ये ड्रॉप शिपिंग क्या हुआ, जो यहाँ पे भी हम एफिलिएट की तरह थर्ड पार्टी सेलिंग कर रहे हैं। इसके अंदर भी थर्ड पार्टी सेलिंग होगी बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा अलग पैटर्न होगा। ड्रॉप शिपिंग के अंदर देखो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी बेस है तो हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट ही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग ना वेंडर्स होते हैं, ठीक है। वेंडर्स का प्रोडक्ट जो है हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कमीशन होता है वो अनलिमिटेड होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले तो, जिसका नाम है शॉपिफाई। शॉपिफाई के बारे में पता है? हाँ, इसकी वेबसाइट का नाम सुना है। सुना है नाम इसका भी। क्या सुना है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। कि मतलब क्या होता है शॉपिफाई? क्या सुना है इसके बारे में, थोड़ा सा बताओ। सुना होगा, सोशल मीडिया पे बहुत ऐड चलती है इसकी।
ये उसमें क्या नाम है, हेल्प, अगर हमारा कुछ प्रोडक्ट होते हैं ये अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करते हैं उस चीज को। कौन करता है मतलब डिस्प्ले? शॉपिफाई वाले। अच्छा, तुम्हारे प्रोडक्ट को? हाँ जी शायद। देखो, शॉपिफाई क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे आप अपने लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो खुद की, ठीक अच्छा। है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे मंथली चार्जेस लगते हैं, ठीक है। जैसे वर्डप्रेस पे अगर आप वेबसाइट बनाओगे तो एक बार, एक साल के लिए आप अपना, या 2 साल के लिए अपना, एक बारी में आप डोमेन और होस्टिंग ले लेते हो, लेकिन यहाँ पे जो है वो मंथली चार्जेस होते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म क्या काम करता है, ये प्लेटफॉर्म जो है ये हमें कनेक्ट करता है वेंडर्स से, ठीक है। बट वेंडर कौन से वेंडर, जो शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, हम्म, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, देखो, जैसे सपोज करो मैंने क्या करा, मैंने एक वेबसाइट क्रिएट कर ली, ठीक है, शॉपिफाई के थ्रू। उसके बाद मैंने क्या करा, शॉपिफाई के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, बहुत सारे ना वेंडर्स होते हैं, ठीक है। सपोज करो मैंने क्या करा, कनेक्ट कर लिया एक वेंडर के साथ, हम्म, ठीक है। नाउ अब क्या करूँगा कि वेंडर के साथ कनेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, वेंडर की वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट है, हम्म, वेंडर के प्रोडक्ट जो हैं वो क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट पे मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। वो होता है उसके अंदर, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तब बताऊँगा। हम कनेक्ट करते हैं वेंडर्स के साथ, और उसके बाद ना उसकी वेबसाइट पे कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो मुझे अपनी वेबसाइट पे लगाना है, तो मैं एक सिंगल क्लिक से जो है उसका प्रोडक्ट उसकी वेबसाइट से उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा सकता हूँ, हम्म, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या फ़ायदा होगा, जैसे सपोज़ करो कि जो वेंडर का प्राइस है वेबसाइट पे लगा हुआ, सपोज़ करो कोई शूज़ है, ठीक है, और वेंडर ने वो शूज़ 500 रुपये का लगा रखा है, तो जब मैं उसको अपनी वेबसाइट पे लगाऊंगा तो मैं चाहूँ तो मैं उसको 1000 रुपये में भी बेच सकता हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, वेंडर की वेबसाइट से एक प्रोडक्ट उठाया, अपनी वेबसाइट पे लगाया 1000 रुपये में। कोई यूज़र मेरी वेबसाइट पे आया, उसने ये 1000 रुपये का जो है प्रोडक्ट, जो है शूज़ सपोज़ करो, क्या करा, ऑर्डर कर दिया। मेरे पास 1000 रुपये आए, मैंने क्या करा, 500 रुपये वेंडर को दिए, और जो यूज़र था उसका एड्रेस वगैरह सारी डिटेल जो है वेंडर को थमा दी। वेंडर ने क्या करा, प्रोडक्ट को उठाया और उस पर्टिकुलर एड्रेस पे क्या कर दिया, डिस्पैच कर दिया। हम्म, अब मुझे बताओ, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या तुम्हें प्रोडक्ट बाय करने की ज़रूरत पड़ी? नहीं। क्या तुम्हें प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने की ज़रूरत पड़ी? नहीं। नहीं पड़ी ना। क्या तुम्हें फ्यूचर में प्रोडक्ट का एक स्टोर, प्रोडक्ट को स्टोर करने की ज़रूरत है? नहीं। नहीं है ना। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ कि सारी सरदर्दी वेंडर की, बस तुम क्या कर रहे हो, वेंडर के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, और उस प्रमोट करने का तुम अपने अकॉर्डिंगली कमीशन खा रहे हो। अब देखो, ड्रॉप शिपिंग और शॉप, वो क्या कहते हैं, एफिलिएट, दोनों अलग क्यों है, क्योंकि एफिलिएट के अंदर कमीशन फिक्स होता है। आप चाहे क्लिक बैंक के थ्रू जाओ, आप चाहे अमेज़ोन के थ्रू जाओ, आप वहाँ पे क्या करोगे, अमेज़ोन वाले भी क्या करते हैं, हर प्रोडक्ट का उनका कमीशन फिक्स होता है कि भाई क्लोथिंग के ऊपर वो 5% देंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर 10% का कमीशन देंगे, मतलब कमीशन फिक्स होता है। लेकिन हम्म, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 500 की चीज़ 1500 में बेच दो, अगर आप में दम है तो, बिल्कुल। ठीक है। जी। तो इस तरीके से जो है वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं,
शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक ये होता है कि तुम बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो वेंडर्स होते हैं ये मतलब कि चाइनीज़ आइटम होते हैं इनके पास, मतलब कि इंडिया में अभी ऐसा कोई बहुत अच्छा वेंडर नहीं है, ठीक है, जो अच्छे प्रोडक्ट रखता हो। एक बार था कि शायद मिंत्रा जो है वो ड्रॉप शिपिंग ज्वाइन करेगा, मगर अभी फ़िलहाल उसने मतलब अभी चल ही रहा है, ऐसा सुर्खियों में है सिर्फ, अभी ऐसा कुछ ऑफिशियली तो नहीं हुआ है। तो अब ये बताओ कि कोई शूज़ 500 रुपये का अगर एक वेंडर बेच रहा है चाइनीज़, तो तुम उसको 1500 2000 रुपये बेचोगे ना, तो उसकी क्वालिटी देख के ही बंदा पता कर लेगा कि शूज़ बेकार है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ना इंडिया में ड्रॉप शिपिंग में थोड़ी सी दिक्कत क्या आती है कि रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा है। तो वेंडर का सामान नहीं बिकेगा तो आपको भी कमीशन पैसा मिलने वाला। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कहने वाली बात ये है कि इसके अंदर तुम जो है फिर हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि भाई वेंडर के थ्रू जो हम पैसा मतलब कि प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो कमीशन कमा रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपने को मंथली चार्जेस निकालने हैं। तो मंथली इसका क्या है कि ये 18 रुपये समथिंग में पहले महीने तुम्हें यूज़ करने देगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे एक दो 2-3 महीने तक 18 रुपये देता है, फिर उसके बाद ये 2000 रुपये चार्ज करता है मंथली बेसिस पे। अच्छा। ठीक है, तो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें इसके अंदर करते हैं। तो यूट्यूब वगैरह में दिखाते हैं लोग कि हमने इतना प्रोडक्ट बेचा, हमने इतना कमाया है उतना कमाया, बट वो रियलिटी नहीं दिखाते। अब सपोज़ करो तुमने, चलो मान लिया मैंने, चलो तुम वेंडर से ज़्यादा रेट में वो कर लोगे। अब यहाँ पे देखो, पहले तो तुम्हें 2000 रुपये महीने का देना है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या कहते हैं, शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म को दोगे हर महीने 2000 रुपये चार्जेस, ठीक है। फिर उसके बाद भाई वेबसाइट को प्रमोट भी तो करोगे, तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा तभी तो लोग बाय करेंगे ना प्रोडक्ट, बिल्कुल। है ना। अब वो ट्रैफिक कहाँ से लेके आओगे? उसके लिए या तो तुम्हें अपनी वेबसाइट पे एसईओ करना पड़ेगा, या तो तुम्हें पेड ऐड चलानी पड़ेगी। तो पेड ऐड चलाओगे, एसईओ चलाओगे तो 5-6 महीने लग जाएंगे वेबसाइट रैंक होने में। पेड ऐड चलाओगे तो तुम्हें बजट लगाना पड़ेगा। अब तुम महीने का 10,000-15,000 रुपये बजट लगाओगे, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है शॉपिफाई के ऊपर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आना चाहिए। अगर आप वेबसाइट बनाने से लेके सारी चीज़ों को लेके अगर महीने का 50,000 रुपये खर्च कर रहे हो, तो तुम्हें कम से कम 1 लाख रुपए की अर्निंग होगी, तब जाके तुम 50,000 रुपये बचा पाओगे। अब तुम 50,000 रुपये खर्च कर रहे हो और इन दी एंड कमाई भी 50,000 रहे हो, तो वो तो गया ना, एक्सपेंस है ना 50,000 का तो तुम्हारा, वहाँ चले गया सब। क्लियर है? हाँ जी। तो इसलिए सोशल मीडिया वगैरह पे जो है वो सिर्फ अपने कोर्सेज वगैरह बेचने के लिए शॉपिफाई शॉपिफाई करते रहते हैं। वहीं सुना होगा ना तुमने, कुछ किसी ना किसी की एडवर्टीजमेंट देखी होगी, हाँ जी। खूब चलती है।
यूट्यूब पे एंड तुम्हारे इस पे सोशल मीडिया पे ड्रॉप शिपिंग के थ्रू इतना अर्न किया, उतना अर्न किया। जो मैं बता रहा हूँ, नो डाउट अर्निंग करते हैं बंदे, मतलब जो बंदे अर्न कर रहे हैं ना वो बताते नहीं है किसी को, ठीक है। और ये जो यूट्यूबर्स वगैरह ये होती है, ये तो सिर्फ कोर्स बेचने के लिए बताते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। जो एक्चुअल में अर्न कर रहा होता है ना इस चीज़ से, वो कभी नहीं बताता कि वो कैसे अर्न कर रहा है, वो चुपचाप अर्न कर रहा होगा, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, ये भी हो गया। नाउ नेक्स्ट मॉड्यूल जो हम इसके अंदर करेंगे, पॉडकास्ट पता है क्या होता है? मेरे को तो यूट्यूब के ही पता है, मुझे भी यूट्यूब पे पॉडकास्ट होते हैं। यूट्यूब पे पॉडकास्ट होते हैं, मतलब होता क्या है? पॉडकास्ट तो होते हैं, वो तो मुझे भी पता है। मतलब कि सामने वाले जो वो पूछता है कुछ कुछ क्वेश्चन की उसके रिलेटेड, जो भी बंदा आगे से जो रिप्लाई कर रहा होता है, जिस देखो, पॉडकास्टिंग का मतलब होता है डिस्कशन, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो कि पॉडकास्टिंग जो है वो ऑडियो फॉर्मेट में की जाती है, ठीक है। आजकल लोग वीडियो फॉर्मेट में कर रहे हैं, मतलब जो है वीडियो की फॉर्म में कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जो स्टार्टिंग हुई थी पॉडकास्ट की वो ऑडियो सेगमेंट पे हुई थी, जैसे कि रेडियो के ऊपर पॉडकास्टिंग की जाती है, ठीक है। अब पॉडकास्टिंग के अंदर जो है वो बेसिकली क्या होता है, पॉडकास्टिंग हो सकती है सिंगल में भी हो सकती है, डुओ में भी हो सकती है, और ग्रुप में भी हो सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि डिस्कशन होता है। अब जैसे सपोज करो कि आपने कोई पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया, आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज है, मतलब वही जैसे ब्लॉगिंग होती है, सेम वही चीज़ आप रेडियो के फॉर्मेट में अगर कर रहे हो तो वो आपकी पॉडकास्टिंग कहलाती है। अब लोग इसको आजकल वीडियो के फॉर्मेट में कर रहे हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में जो है वो पॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई थी ऑडियो फॉर्मेट में। जैसे हर संडे को 12 बजे दोपहर को मोदी जी करते थे मन की बात, करते थे। वो क्या थी? वो था एक्चुअल में पॉडकास्ट। मतलब वो क्या कर रहा है कि इंडिया में जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई है उनके साथ एक साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है थ्रू पॉडकास्ट, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉडकास्ट मार्केटिंग उसको बोला जाता है, ठीक है। तो पॉडकास्ट मार्केटिंग किस तरीके से स्टार्ट की जाती है, किस तरीके से पॉडकास्टिंग की जाती है, वो हम इसके अंदर देखेंगे। मतलब कि बहुत बड़ा तो नहीं, छोटा ही टॉपिक है, ठीक है। तो पॉडकास्टिंग किस तरीके से की जाती है वो हम इसके अंदर सीखेंगे। एक मिनट देना है।
चल कहाँ पे थे हम लोग? पॉडकास्ट मार्केटर तक आ गए थे ना। ठीक है, अब इसके अलावा देखो और हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। हम लोग जो है यूट्यूब मार्केटिंग, ठीक है, यूट्यूब मार्केटिंग हम इसके अंदर देखेंगे। अब यूट्यूब मार्केटिंग क्या है? यूट्यूब मार्केटिंग सिंपल है कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग मार्केटिंग कैसे करते हैं वो हम इसके अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो यूट्यूब मार्केटिंग के अंदर जो है वो बेसिकली हम लोग एक तो अपना यूट्यूब एड्स देखेंगे। ठीक है, कि एड्स के फॉर्मेट में हम किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, और थोड़ा बहुत हम इसके अंदर ऑर्गेनिक मार्केटिंग देखेंगे। ठीक है, कि यूट्यूब के अंदर हम किस तरीके से जो है ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं, तो वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कैसे हम मार्केटिंग कर सकते हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, पेड भी और ऑर्गेनिकली भी, दोनों ही तरीके से। इसके अलावा हम यहाँ पे मोबाइल मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, मोबाइल मार्केटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मोबाइल के थ्रू किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। जैसे बल्क SMS सर्विस कैसे हम करते हैं, मतलब कि बल्क में SMS वगैरह किस तरीके से करते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे हम व्हाट्सएप मार्केटिंग भी इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या कवर करेंगे, एप्लीकेशन एड्स किस तरीके से चले जाती है, एप्लीकेशंस को किस तरीके से प्रमोट किया जाता है। ठीक है, वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो मोबाइल मार्केटिंग के अंदर हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या इसके अंदर कवर करेंगे, गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस पता है क्या है? व्हाट इज गूगल एडसेंस? गूगल पे ऐड चलाना। गूगल पे ऐड चलाना? वो तो गूगल एड्स है। ध्यान से पढ़ो, मैंने क्या लिखा, गूगल एडसेंस लिखा है। नहीं, गूगल एडसेंस देखो देखो ये एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि हम लोग गूगल एडसेंस के थ्रू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, देखो ब्लॉगिंग जो है ये एक ऐसा
तरीका है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आपकी जो वेबसाइट है वो क्या है, एडसेंस अप्रूव्ड है, तो आपकी वेबसाइट के अंदर क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट शो होंगी। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट शो होंगी। अब आपकी वेबसाइट क्या, आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब गूगल क्या कर रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है मार्केटिंग करने के लिए। भाई आपकी जो वेबसाइट है वो आप ही की तो प्रॉपर्टी है ना। अब उसके ऊपर गूगल अगर मार्केटिंग करेगा, एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, तो क्या आप उसका चार्ज नहीं करोगे? करेंगे। सपोज करो आपका घर है और आपके घर के नीचे एक आपने क्या कर रखा है, शॉप बना रखी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं आपकी शॉप को यूज़ करूँ, वहाँ पे अपना कुछ प्रोडक्ट डालूँ और उस प्रोडक्ट को बेचूँ, तो बदले में आप में से रेंट लोगे कि नहीं लोगे? लेंगे। लोगे। तो सेम उसी तरीके से जो गूगल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो भी तो आपकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है। किस चीज़ के लिए? मार्केटिंग के लिए। जैसे एक शॉप के अंदर ग्राहक आते हैं तो वो क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। सेम उसी तरीके से मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है, तो मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने से लोग जो है क्या कर रहे हैं, उन एडवर्टीजमेंट को देख रहे हैं। अब हो सकता है 1000 लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं और उसमें से 10 लोग जो है वो जो ऐड वहाँ पे देख रहे हैं उससे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो मेरी वेबसाइट के सोर्स क्या है, मेरा वेबसाइट ही तो है ना। ट्रैफिक का सोर्स क्या है, मेरा वेबसाइट है, तो उसके बदले में मुझे इनकम मिलनी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से जो है इसके अंदर काम चलता है। यानी कि जो गूगल है वो बेसिकली क्या करता है कि आपकी प्रॉपर्टी को वो यूज़ करता है अपनी भी अर्निंग करने के लिए और जो एडवर्टीजमेंट चला रहा है उसकी अर्निंग के लिए भी। अब गूगल कमा रहा है, वो बंदा कमा रहा है जो ऐड चला रहा है, तो आप कैसे पीछे चले जाओगे? आप भी अर्न करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या चलता कैसे है देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सपोज करो, एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। मान लो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मान लो कि एक बिजनेसमैन है। ठीक है, अब एक बिजनेसमैन जो है वो बेसिकली मैं हूँ वो बिजनेसमैन। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैं गूगल एड्स पे गया और वहाँ जाके मैंने क्या कर दी, अपनी बिजनेस की ऐड चला दी। ठीक है, और वहाँ पे मैंने पीपीसी सेट कर दिया, यानी कि पे पर क्लिक, मतलब कि पर क्लिक पे मैं कितना पैसा देने को तैयार हूँ। सपोज करो मैं 100 रुपये देने को तैयार हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस मैं। ठीक है, वेबसाइट वाली ऐड पे पीपीसी नहीं, वहाँ पे सीपीएम चलता है, कॉस्ट पर मिली, वो सब बाद में पढ़ोगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना एग्जांपल समझो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने गूगल पे ऐड चलाई और मैंने पे पर क्लिक रखा 100 रुपये, मतलब कोई भी मेरी ऐड के ऊपर क्लिक करता है तो मेरे 100 रुपये कट जाते हैं। ठीक है, अब ये जो 100 रुपये ये किसको मिल रहे हैं, गूगल को मिल रहे हैं। तो गूगल क्या करता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इसका 35 रुपीज़ इसका 35 रुपये जो है वो क्या करता है, गूगल खुद रखता है। ठीक है, और 65 रुपीज़ किसको दे देगा, वेबसाइट ओनर को, मतलब कि जिसकी वेबसाइट पे वो ऐड दिखा रहा है वो उसको पैसा देगा। भाई गूगल भी तो कमाएगा ना।
और मेरी, अगर आप सपोज़ करो कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने की वजह से मुझे सेल्स मिल रही है, तो मेरा भी फ़ायदा हो रहा बिल्कुल। है ना। तो इस प्रोसेस में देखो, एज एन बिजनेसमैन मुझे फ़ायदा हो रहा है कि मेरी ऐड चल रही है, एज एन आपको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि आपकी वेबसाइट पे चल रही है, और गूगल तो कमा ही रहा है क्योंकि मैं ऐड चला रहा हूँ। जी। ठीक है। तो इसीलिए अब ये अर्निंग होगी कैसे, जब आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस अप्रूव्ड होगी। अब एडसेंस अप्रूवल कराने के भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है। एडसेंस प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे हम अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करवाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें भी जो हैं वो हम देखेंगे प्रैक्टिकली ड्यूरिंग द कोर्स। कोर्स के टाइम पे हम लोग देखेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक। ठीक है। तो गूगल एडसेंस के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अर्निंग कर सकते हैं। अब देखो, जो ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं उनके हाई चांसेस होते हैं कि उन वेबसाइटों पे एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। ठीक है। तो एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट पे थोड़ा सा जल्दी जो है वो अप्रूवल हमें देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर वेबसाइट। ठीक है। तो अगर एडसेंस वगैरह आगे चल के अपनी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूव करवाना है, तो उस कंडीशन में फिर आप जो है ब्लॉग वेबसाइट पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट और बिजनेस वेबसाइट में थोड़े से कम चांसेस होते हैं। क्योंकि देखो, गूगल पैसा कब कमाएगा, जब आपकी ऐड पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आएंगे। ठीक है। और ब्लॉग वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें हाई चांसेस होते हैं ट्रैफिक आने के, एज़ कम्पेयर टू बिजनेस वेबसाइट। क्योंकि गूगल को भी क्या चाहिए होता है, कंटेंट चाहिए होता है, और कंटेंट ज़्यादा जो है ब्लॉग वेबसाइटों पे ही डाला जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो ब्लॉग वेबसाइट होती है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस होते हैं चीज़ों के। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एआई इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग बिना एआई के तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो एआई इन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है वो बेसिकली हम लोग, जैसे हम एसईओ करेंगे तो वहाँ पे हमें एआई का यूज़ करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। हम एड्स चलाएंगे, वहाँ पे भी हम एआई का यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा। तो मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अब तो वैसे भी, जैसे मैंने बताया था ना, डिजिटल मार्केटिंग टाइम टू टाइम इवॉल्व होता रहेगा। तो अभी जो इवॉल्व हो रहा है वो एआई की, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एआई एंटर कर चुका है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम काफ़ी सारे एआई जो है वो सीखेंगे कि कौन कौन से, मतलब कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे क्या करेंगे। एआई डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एआई जो हैं वो हमको यूज़ आते हैं। जैसे कि सपोज़ करो चैट जीपीटी हो गया। ठीक है। चैट जीपीटी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हम एसईओ के, जैसे एससीएम रश हो गया, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने के लिए, रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए हम एससीएम रश हो गया, एहरिफ हो गया, ठीक है, डुप्ली चेकर हो गया, क्योटेक्स्ट हो गया, मतलब बहुत सारे वो हैं एआई है जिनको हम यूज़ करते हैं। आपने तो अभी सिर्फ उसके बारे में पता सुना होगा ना, चैट जीपीटी के बारे में। जी। बट उसके अलावा भी बहुत सारी एआई अवेलेबल हैं जो हमें डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में यूज़ करने हैं। ठीक है। तो
वो सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, मतलब देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑलमोस्ट डन ही हो चुका है, बस अब ये छोटे मोटे ही हैं। ठीक है, क्रिएटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो क्रिएटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर जो है हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो हम इसके अंदर सीखेंगे। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी आपके पास आ रहा है और आपकी आंख बंद करके उसके लिए काम करना शुरू कर दो या मार्केटिंग करना शुरू कर दो। देखो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमें किसी भी ब्रांड को बूस्ट करने के लिए, किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए पहले उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। ठीक है, अब तक तुम 3 दिन से देख ही रहे होगे कि हम बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि बहुत तरीके हैं मार्केटिंग करने के। भाई आप उसकी वेबसाइट बना दो, मार्केटिंग कर सकते हो, उसके ऊपर एसईओ कर दो, मार्केटिंग कर सकते हो, उसकी पेड ऐड चला दो, मार्केटिंग कर सकते हो, आप उसको सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हो, आप ईमेल के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। तो बहुत सारे सोर्सेज है मार्केटिंग करने के। ठीक है, तो क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कभी भी किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। ठीक है, देखो एक चीज़ को समझो, हर ब्रांड के लिए हर तरीका सही नहीं होता है। मतलब कि ब्रांड टू ब्रांड ये डिसाइड किया जाता है कि किस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए हम कौन सी चीज़ यूज़ करें। ठीक है, कई बार हमारे पास ऐसे ब्रांड्स की मार्केटिंग करने के ऑफर आते हैं जहाँ पे एड्स वर्क ही नहीं करेंगी, एड्स का कोई रोल ही नहीं है। समझ रहे हो? तो हम ये नहीं कि भाई एडवर्टीजमेंट पार्ट है मार्केटिंग का तो हम उसकी ऐड चलाएंगे ही चलाएंगे क्योंकि ये पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। नहीं, हमें क्या करना होता है, हमें स्ट्रेटजी क्रिएट करनी होती है कि इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए मैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म को चूज़ करूँगा। अगर इस ब्रांड को मैं सोशल मीडिया पे प्रमोट करना चाहता हूँ तो सोशल मीडिया पे कौन से प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करूँ। क्या मुझे ये पर्टिकुलर ब्रांड को लिंक्डइन में प्रमोट करना चाहिए? क्या इसको ट्विटर में प्रमोट करने से मुझे कुछ फ़ायदा होगा? देखो मार्केटिंग करने को तो आपका जितना पैसा आप उतना मर्जी करो, पर हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो मोस्टली इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और क्लाइंट को चाहिए होता है कि पहले महीने से उसे रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप आंख बंद करके ऐसे स्टार्ट कर दोगे तो फिर उस कंडीशन में आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, टफ हो जाएंगी। ठीक है, उसको रिजल्ट निकाल के देना, इसीलिए पहले से स्ट्रेटेजी क्रिएट करो और उन प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करो जिन प्लेटफॉर्म पे उसको जल्दी रिजल्ट मिल जाए। क्योंकि अगर पहले महीने में उसको कुछ नहीं दिखाई दिया तो हो सकता है दूसरे महीने में आपसे काम करवाए ना, और ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि आप क्लाइंट को नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि भाई मार्केटिंग में टाइम लगता है, उसको तो ये दिखाई दे रहा है मेरा महीने का 50,000 रुपये फूक रहा है, उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, तो उसका फोकस इस पे होता है। क्लियर है? जी। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज किस तरीके से क्रिएट की जाती है वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद केस स्टडी डिस्कशन। ठीक है, अब देखो केस स्टडी डिस्कशन क्या होता है। केस स्टडी डिस्कशन के अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी ब्रांड आ रहा है, चलो आपने उसकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी तो बना ली,
कि आप उसकी कहाँ कहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, किस प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करोगे। अब केस स्टडी डिस्कशन के अंदर क्या होता है, ये भी थोड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से ही मिलता जुलता है। केस स्टडी का मतलब होता है कि कोई भी ब्रांड अगर हमारे पास आ रहा है तो हमें उसकी केस स्टडी करनी पड़ेगी। केस स्टडी करने का मतलब क्या है कि उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, क्या पहले उसने कभी मार्केटिंग करवाई है अपने ब्रांड की, वो सारी चीज़ें हमें निकालनी पड़ेंगी। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके कॉम्पिटिटर देखने पड़ेंगे। भाई आप किसी रेस में उतरे हो तो आपको लेफ़्ट एंड राइट देखना तो पड़ेगा, आप किन के साथ रेस कर रहे हो, उनकी स्ट्रेंथ तो देखनी पड़ेगी कि क्या है, राइट। तो सेम उसी तरीके से केस स्टडी के अंदर हम लोग देखते हैं कि यही सारी चीज़ें हमें एनालाइज करनी होती है कि भाई सामने वाला जो पार्टी है उसका पहले कभी डिजिटल मार्केटिंग हुआ है कि नहीं हुआ, या एकदम फ्रेश करा रहा है। फ्रेश करा रहा है तो आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, उसके कॉम्पिटिटर कौन है, कितने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, क्योंकि आपको उनसे फाइट करनी है आने वाले टाइम पे। ठीक है, वो हो गया केस स्टडी के अंदर। उसके अलावा इसकी जो है वो टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी, ये हमें डिफाइन करनी पड़ेगी केस स्टडी के अंदर, राइट। कि भाई केस स्टडी के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये बंदा है और ये इस टाइप का प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रहा है तो इसको यूज़ करने वाली कैसी ऑडियंस होगी। आपको ये चेक करना पड़ेगा इसको, आपको मेल को टारगेट करना है, फीमेल को टारगेट करना है, किस एज के लोगों को टारगेट करना है, किस लोकेशन को टारगेट करना है, कि आपका प्रोडक्ट कैसा है और आपको कौन सी लोकेशन पर टारगेट करना है। ठीक है, ये सारा का सारा जो है वो केस स्टडी का पार्ट है। ठीक है, तो वही बोलते हैं कि कभी भी आप किसी ब्रांड को आंख बंद करके अगर आप सीधे उस पर स्टार्ट कर दोगे ना मार्केटिंग करना, तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपको हमेशा जो है किसी भी ब्रांड को के ऊपर काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसकी आपको केस स्टडी ही करनी चाहिए। और उसके बाद उसकी केस स्टडी करने के बाद जब आपके पास कुछ पॉइंट्स आ जाएं तब आप उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट करोगे। ठीक है, तो केस स्टडी जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज स्टार्ट करने से पहले का पार्ट है। ठीक है, तो रियल टाइम केस स्टडी किस तरीके से की जाती है ड्यूरिंग द कोर्स आपको बताई जाएगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। उसके अलावा आपको यहाँ पे फ्रीलांसिंग क्या होती है? पता है फ्रीलांसिंग के बारे में, सुना है कभी? नाम तो सुना सर। क्या है फ्रीलांसिंग? मतलब कि कुछ, मैंने तो इतने सुना कि कुछ परसेंट काम करना होता है, मतलब फुल टाइम के बदले कुछ परसेंट में कुछ टॉपिक पे काम करना होता है। देखो, फ्रीलांसिंग का मतलब होता है सिंपल सा कि आप फ्री टाइम पे काम कर रहे हो। यहाँ पे आप किसी के लिए जॉब नहीं कर रहे, हम्म, ना ही आप कोई बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है पार्ट टाइम काम करना। ठीक है, और अपने लिए पार्ट टाइम करना, मतलब आप किसी ब्रांड के लिए यहाँ पे पार्ट टाइम नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग के अंदर या आप देखो, या तो हो सकता है आप बिल्कुल फ्री हो, आपके पास बहुत टाइम है, आप फुल टाइम फ्रीलांसर हो। ठीक है, अब फ्रीलांसिंग के अंदर देखो ये चीज़ होती है, हो सकता है इस महीने काम है अगले महीने ना हो, फिर उसके अगले महीने काम हो, फिर उसके अगले महीने ना हो, तो इस तरीके का चीज़ें चलती रहती हैं। तो मोस्टली जो लोग होते हैं फ्रीलांसिंग करते हैं जॉब के साथ, कि एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ एज एन फ्रीलांसिंग भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में तो मोस्टली लोग फ्रीलांसिंग करते ही करते हैं।
मतलब मैं किसी एजेंसी में काम कर रहा हूँ और मेरे को कहीं पे कोई प्राइवेट वर्क मिल रहा है काम करने के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइवेटली भी उसको एज अ फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। मतलब ऑफिस में तो मैं ऑफिस का काम करूँगा, लेकिन घर आते ही फिर मैं अपना काम करना शुरू कर दूँगा। बिल्कुल। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीलांसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग किस तरीके से की जाती है इसके अंदर हम वो देखेंगे। ठीक है, फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फ्रीलांसिंग वर्क के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग के लिए अप्रोच किस तरीके से की जाती है, कैसे फ्रीलांसिंग का वर्क जो है वो फाइंड आउट किया जाता है, कैसे ढूंढा जाता है फ्रीलांसिंग वर्क, वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर उस टाइम पे भी हम देखेंगे कि कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट की जाती है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस की अपने को ज़रूरत होती है, कहाँ कहाँ बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे अपवर्क हो गया, ग्रो अब हो गया, अपवर्क हो गया, freelancing.com हो गया। ठीक है, तो काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हमको फ्रीलांसिंग वर्क मिल सकता है और हम फ्रीलांसिंग वर्क ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जी। इसके अलावा आपका एजेंसी स्किल्स हो गया। एजेंसी स्किल्स के अंदर आप देखोगे कि किस तरीके से कल को अगर आपको अपनी खुद की एजेंसी ओपन करनी है, तो एजेंसी ओपन करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट, किन किन स्किल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो आप सीखोगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन होगी। ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर किस तरीके से इंटरव्यू प्रिपेयर किए जाते हैं, कैसे इंटरव्यू क्रैक किए जाते हैं, कौन से क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर आ सकते हैं, किस तरीके से बात की जाती है, वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर हम करेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे रिज्यूम बिल्डिंग। ठीक है, रिज्यूम बिल्डिंग इसके अंदर करेंगे। तो रिज्यूम बिल्डिंग के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है रिज्यूम क्रिएट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, ये सब मतलब लास्ट के टॉपिक्स हैं। जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है रिज्यूम बिल्डिंग के अंदर रिज्यूम बनाना सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का रिज्यूम किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, जी। उसके अलावा रिपोर्टिंग सेगमेंट। रिपोर्टिंग सेगमेंट तो हमारा साथ साथ चलता रहेगा, जैसे हम मॉड्यूल्स वगैरह करेंगे ना, तो साथ साथ में हम रिपोर्टिंग सेगमेंट भी करते रहेंगे। रिपोर्टिंग सेगमेंट का मतलब ये है कि जब आप जैसे जॉब पे जाते हो, तो जॉब पे जाते हो तो आपको वहाँ पे रिपोर्ट प्रिपेयर करके देनी होती है, तैयार करके देनी होती है। ठीक है, तो वो तो हम जैसे सपोज करो एसईओ कर रहे हैं, तो एसईओ में रिपोर्ट कैसे बना के दी जाती है वो मैं तो वो लाइव तुमसे बनवाऊँगा, भी बताऊँगा कि कैसे बनती है और तुमसे बनवाऊँगा वो रिपोर्ट लाइव। ओके। ठीक है, तो वो हम इसके अंदर करेंगे रिपोर्टिंग सेगमेंट के अंदर। ठीक है, जी। और इसके अंदर मीडिया प्लान सेटअप। ठीक है, मीडिया प्लान सेटअप। अब ये मीडिया प्लान सेटअप क्या है, देखो मीडिया प्लान सेटअप का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मीडिया प्लान किस तरीके से बनाया जाता है वो करेंगे। अब मीडिया प्लान होता क्या है, मीडिया प्लान जो होता है वो बेसिकली पेड एड्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है,
अब मीडिया प्लान के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है क्लाइंट को एक मीडिया प्लान क्रिएट करके देते हैं। ठीक है, जो मीडिया प्लान मीडिया प्लान सेटअप जो होता है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम मेरे क्लाइंट हो, ठीक है, हम्म, मैंने तुमसे पूछा कि भाई महीने का कितना खर्च कर सकते हो एड्स के ऊपर, बजट अपना हम्म, बताओ। क्लाइंट बोलता है जी मैं 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं कर सकता। ठीक है, तो 1 लाख रुपए का मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे को महीने का मीडिया प्लान बना के दिखाना है। मतलब कि मैं उसका 1 लाख रुपए पूरे महीने किस तरीके से खर्च करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो मीडिया प्लान बनाया जाता है। तुम कहीं पे भी एजेंसी पे जाओगे तो मीडिया प्लान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मीडिया प्लान बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो मीडिया प्लान पे क्या होता है बेसिकली, अभी तो जब आप पहले पेड एड्स करोगे तो एक्चुअल में समझ में आएगा बस कि हम किस तरीके से टॉप ऑफ द फनल में क्या कौन कौन सी ऐड चलाएंगे, मिडल ऑफ द फनल में कौन कौन सी ऐड चलाएंगे, बॉटम ऑफ द फनल में कौन कौन सी ऐड चलाएंगे, कौन से फॉर्मेट पे कितना पैसा खर्च करेंगे। ठीक है, गूगल पे ऐड चलाऊंगा तो वहाँ कितना पैसा खर्च करूँगा, फेसबुक पे ऐड चलाऊंगा तो वहाँ कितना पैसा खर्च करूँगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब मीडिया प्लान के अंदर आता है। मतलब आपको एक मीडिया बाइंग प्लान जो है वो क्लाइंट को बना के दिखाना होता है, क्योंकि भाई उसका भी तो वो है ना, राइट है ना, कि भाई आप उसका 1 लाख रुपए ले रहे हो तो बदले में उसके लिए कैसे काम करके दोगे, उसको पता तो होना चाहिए ना। जब आप उसको मीडिया प्लान बना के दोगे तो उसको भी तो लगेगा थोड़ा सा कि हाँ भी इन लोगों को नॉलेज है हम्म, कि मीडिया प्लान जो है वो बना के दे रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो वो भी हम इसके अंदर देखेंगे कि मीडिया बाइंग प्लान किस तरीके से जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने मतलब सब कुछ कवर कर दिया है आपका। अब पीछे से लेके अभी तक की किसी भी चीज़ में किसी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो सर। सब समझ में आया? जी। ओके है, हम्म, चलो ठीक है। अब जो तुम्हारा मेन रोल है वो ये है डिसाइड करने का, क्योंकि देखो पहला मॉड्यूल था डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू का, 3 दिन से हम ओवरव्यू ही कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, वो हो चुका है फिनिश। अब जो टाइम है वो है ये डिसाइड करने का कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बनानी है। हम्म, ठीक है, अब इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा चैट जीपीटी बता सकता हूँ कि कैसे तुम सेलेक्ट कर सकते हो कि किस टॉपिक के ऊपर बनाना चाहिए। तो इसके लिए तुम चैट जीपीटी पे अकाउंट है, यूज़ करते हो, पता है क्या है चैट जीपीटी? हाँ जी। ठीक है, ये अब इसके अंदर देखो हमें सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पे डालना है सजेस्ट मी द बेस्ट निश वेबसाइट आइडिया इन 2025, क्योंकि अब 24 तो गया, 25 आ रहा है, तो आने हम्म, वाले टाइम की बात हम करेंगे। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा।
अब यहाँ पे आगे तुम्हें आइडियाज़ मिल रहे हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ जो है वो ट्रेंड पे चल रही है। एक बार और लिखता हूँ जी। ये देखो हमको ट्रेंडिंग टॉपिक्स बताएगा। देखो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर जो है वो चल रहा है आपका वही एआई। हम्म, ठीक है। डिज़ाइन एंड लाइफस्टाइल के ऊपर मैजिकल मैक्सिमाइज्म कॉटेज बेबी नेम्स। ठीक है। ये कुछ वो बता रहा है कि नाम से रिलेटेड वेबसाइट बना सकते हो जिसमें होता नहीं है नेम सजेशन वाला। जी। डेटिंग एंड रिलेशनशिप के ऊपर कर सकते हो। ट्रैवलिंग एंड डेस्टिनेशन के ऊपर कर सकते हो। ठीक है। और इससे ये रहा, यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग के ऊपर कर सकते हो। हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग देखो ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर कर सकते हो। ठीक है। सस्टेनेबल लिविंग एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कुछ 4-5 कैटेगरीज इसने तुमको बता दी कि इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को उठा के जो है तुम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अब ये थोड़ा सा तुमको वही है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा और इससे बेसिकली होगा क्या कि तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा। अब देखो एफर्ट तो तुम्हें ही मानने पड़ेंगे। हम्म, मैं सिर्फ तुम्हें तरीके बता सकता हूँ कि कौन कौन से तरीके से तुम चीज़ों को सर्च कर सकते हो। ठीक है। जी। एफर्ट्स तुम्हें ही मानने पड़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें तुम अपने लिए इसमें ले सकते हो। क्लियर है। जी। ठीक है। ढूंढो फिर कल मुझे मिलना टॉपिक के साथ कि कौन सा हाँ, टॉपिक जो है तुमने सेलेक्ट किया है। ठीक है। कुछ बढ़िया सा ट्रेंडिंग टाइप का ऐसे लेना, मतलब ये तो एक जो तुमने बोला क्लोथिंग तो इतना वो नहीं है, इसमें मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लॉन्ग टर्म पे कर ही नहीं पाओगे। ओके ऐसा सर। कुछ चूज़ करना जो लॉन्ग टर्म चले। ठीक हम्म, है। शॉर्ट टर्म वाला खेल नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म वाला चाहिए। ओके सर। ठीक है। ठीक है फिर आज के लिए इतना इनफ है। बाकी ओवरव्यू का हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है सब कुछ। ओके सर। ठीक है। बाकी फिर कल करते हैं इसको आगे कंटिन्यू। ये मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा जब सर्टिफिकेट मिलेगा या डिग्री मिलेगी? कौन सा वाला कर रहे हो तुम कोर्स? ये मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुको। जिस चीज़ के लिए भी बात हुई है वही चीज़ मिलेगी, डोंट वरी। नहीं, मेरे को पूछना था। वो वाला कर रहा हूँ सर, वो डिग्री इन डिजिटल मार्केटिंग वाला। चलो मैं एक बार तुम्हारा पूछ लूँगा ना सर से कि कौन सा हुआ है, फिर तुम्हें अपडेट करूँगा। ऐसे नहीं ओके बता सर। पाऊँगा ना ठीक। बिना कोर्स नाम के कि क्या है, सर्टिफिकेशन कोर्स है डिग्री कोर्स है। एक बार उनसे पूछ के डिस्कस करके फिर मैं तुम्हें अपडेट करता हूँ। ये वाला है, मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग। हाँ तो ये सर्टिफिकेट वाला है। ओके। मास्टर्स के अंदर तुम्हें इंटर्नशिप मिलेगी ना। हम्म, तो मास्टर्स का सर्टिफिकेट होगा तुम्हारे पास, मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग।
ओके सर। ठीक है, हम्म, चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है टॉपिक सर। ढूंढ के रखना, मेक श्योर। ओके सर, थैंक चलो ठीक है, फिर कल थैंक मिलते हैं। हाँ जी, थैंक यू।